हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा, योर कॉमर्स टीचर। और बेटे, हम इस वीडियो में हमारे सेकंड चैप्टर के लास्ट सेगमेंट पे हैं, जिसमें हमें कंसीडर क्या करना है। अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि हमारी जो रिवाइज्ड वैल्यू है वो रिकॉर्ड ही नहीं करनी, वो रिकॉर्ड ही नहीं करनी। अभी तक जब हम अपनी रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड कर रहे थे तो हम क्या बना रहे थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या बना रहे थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब की बार हमने अपनी रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं कर रहा। क्वेश्चन में ना तुम्हें क्लियर कट लिखा मिलेगा कि हाँ, पार्टनर्स डोंट वांट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द असेट्स एंड लाइबिलिटीज। इसी चीज़ को, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, मैं 42 क्वेश्चन में बता देती हूँ आप लोगों को। ब्रजेश, चारू एंड दिलीप पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है इन्होंने 3:1। उनकी बैलेंस शीट गिवन है हमारे पास, क्रेडिटर्स हैं, रिजर्व्स हैं। रिजर्व देखो डिस्ट्रीब्यूट होने वाली आइटम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है ना, क्रेडिट बैलेंस है। कैपिटल अकाउंट्स गिवन है ब्रजेश के, चारू के और दिलीप के 3,350 के, 6,50,000। नाउ वी हैव कैश, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, फर्नीचर, प्लांट एंड बिल्डिंग। सिर्फ यहाँ से एक दो आइटम डिस्ट्रीब्यूट होने वाली है ना, रिजर्व एंड प्रॉफिट। एंड नाउ व्हाट वी आर हैविंग हियर, partners agreed that from 1st April 2016 they will share profit and loss in the ratio 4:1. It was agreed that. तो now अब आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, हमारी जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है दैट इज 3:2:1, और जो मेरे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है व्हाट वी आर हैविंग दैट इज 4:4:1। इतना कंसेप्ट क्लियर है। आगे देखो, दे एग्रीड दैट स्टॉक जो है हमारा 20% कम हुआ है। अब बड़े ध्यान से समझने की बात है, स्टॉक जो है मेरा डिक्रीज हुआ है, माई स्टॉक इज गोइंग टू बी डिक्रीज। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज हुए हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज होने से फर्म का फायदा होता है, नुकसान होता है? बताओ, जल्दी जल्दी दिमाग में लगाओ, बताओ क्या होगा? फर्म का लॉस ही होगा। ठीक है, प्रॉफिट फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज हुए, इंक्रीज इन द लाइबिलिटी, लॉस है हमारे लिए। फर्नीचर जो है मेरा बेटा डेप्रीशिएट हुआ है, माई फर्नीचर इज गोइंग टू बी डेप्रीशिएट। अगेन वैल्यू डिक्रीज हो रही है एसेट की। एंड प्लांट भी मेरा डेप्रीशिएट हुआ है, अगेन मेरी क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉर्म की वैल्यू डिक्रीज, मींस अनफेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, 3500 आर फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरीज। आउटस्टैंडिंग सैलरी है यानी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है, इंक्रीज इन द लाइबिलिटी। ठीक है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट, हेयर ऑल्सो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। यहाँ मैंने क्या लिखा है, ये मेरा क्या है, प्रॉफिट फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज हो रहा है, ये मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, स्टॉक की वैल्यू मेरी कम हो रही है, असेट डिक्रीज। ध्यान से समझना। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 3,50,000। प्रीवियसली जो बेटे बिल्डिंग की वैल्यू है वो मेरे पास 3 लाख रुपीज़ की है, और बिल्डिंग अब मेरे पास कितने की होगी है, 3,50,000 की। तो 3,50,000 की ये मेरी बिल्डिंग का अलग लिख देती हूँ ना मैं पॉइंट, क्योंकि यहाँ से मेरी जो वैल्यू है बिल्डिंग की वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब हमारे पास अगली आइटम क्या है, ये तो सारी मेरी एडजस्टमेंट थी। नेक्स्ट आइटम मेरे पास गुडविल है, एडजस्टमेंट वाली, यानी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ये मेरे पास। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास क्या दे रखा है, ध्यान से समझना, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड, पार्टनर्स डू नॉट वांट टू रिकॉर्ड द ऑल्टर्ड वैल्यू of assets and liabilities in the books and want to leave reserve and profit undistributed. प्रॉफिट और रिजर्व को वो अनडिस्ट्रीब्यूट रखना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट उन्होंने करना ही नहीं है, मतलब कैपिटल अकाउंट में उन्होंने शो करना ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं।
ध्यान से देखना, जब कोई भी पार्टनर अपनी वैल्यूज़ को और कुछ आइटम्स को रिजर्व रखना चाह रहे हैं, वो उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते हैं, तो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग्स। क्या बनाएंगे हम? स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग। बहुत इजी है। अब जर्नली मैंने यहाँ पे क्या लिखना है? फर्म टोटल लॉस, फर्म टोटल लॉस, ठीक है। स्टॉक से कितना लॉस हो रहा है मुझे? दैट इज 36,000, ठीक है। आप पूरा लिख सकते हो, मैं इन शॉर्ट लिख रही हूँ। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट से मुझे कितना लॉस हो रहा है? 1500 का, ठीक है। फर्नीचर की वैल्यू से अगर मेरी डिक्रीज हो रही है, डेप्रिसिएशन है ना, तो मेरे पास डेप्रिसिएशन है 6000 का। और उसके बाद मेरा फर्नीचर और प्लांट का भी, मेरा प्लांट की वैल्यू है बेटे मेरे पास, जस्ट अ मिनट, आई हैव 2 लाख रुपीज़। 2 लाख पे 15% का मेरा डेप्रिसिएशन है, तो बेटे प्लांट पे मेरा डेप्रिसिएशन आ गया 30,000 का। क्लियर? एक आउटस्टैंडिंग सैलरी भी दे रखी है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है मेरे पास? आउटस्टैंडिंग सैलरी दैट इज 3500। टोटल लॉस कितना है मेरी फर्म का? टोटल लॉस ऑफ फर्म, व्हाट इज द लॉस आई एम हैविंग? 77,000, हाँ 77,000, ठीक है। अच्छा, एक आइटम मेरे पास प्रॉफिट की भी है ना, एक मेरी असेट की जो वैल्यू है इंक्रीज हुई है। अब यहाँ से मेरे पास प्रॉफिट कितना है? नाउ आई हैव प्रॉफिट फॉर द फर्म। कितने का प्रॉफिट है मेरा? 50,000 का प्रॉफिट है। एग्जैक्ट नेट इफेक्ट कितना है? लॉस ही हुआ ना मुझे, देखो मेरे लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो रीवैल्यूएशन का, अब मैंने ना इस सारी आइटम्स रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाया, मैंने रीवैल्यूएशन की स्टेटमेंट पे सॉल्व करके क्या निकाल लिया? लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। समझ आया? मैंने कुछ भी नहीं किया बेटे, जो मेरे टोटल लॉस है मैंने वो ऐड किए और उसमें से जो मेरा फेवरेबल बैलेंस है मैंने वो माइनस किया। यहाँ पे मेरे लॉस 77,000 के हैं और जो मेरा फेवरेबल बैलेंस है वो 50,000 का है, तो मेरा टोटल लॉस रीवैल्यूएशन पे आ गया, यहाँ से कितना आ गया? 27,000 टोटल लॉस आ गया मेरा रीवैल्यूएशन का। अब यहाँ पे कुछ आइटम्स ऐसी भी हैं जिनको पार्टनर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे। सबसे पहली आइटम क्या है जो वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे? गुडविल की आइटम है ना। जब उन्होंने शो ही नहीं करनी तो वो गुडविल को भी शो नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। एडजस्टमेंट गुडविल कितने की है मेरी? 45,000 की। क्लियर? दूसरा क्या है? एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व। रिजर्व भी वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे हैं ना, पर हमारा रूल क्या कहता है? हम एक एंट्री तो ज़रूर पास करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमारी फॉर्म जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। रिजर्व मेरे पास कितना है? 42,000। अच्छा, एक चीज़ और थी ना डिस्ट्रीब्यूट होने वाली, हमारे पास क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस कितने का था मेरे पास? 21,000 का, ठीक है। अब ये तो सारे मेरे फेवरेबल बैलेंस है और ये मेरा अगेंस्ट बैलेंस है, तो एक नेट इफेक्ट निकाल लें हम। हमारे पास नेट इफेक्ट कितना आएगा? मेरे पास नेट इफेक्ट फेवरेबल है, ये नेट इफेक्ट कितना आया? 7, 8, 8 और 4, 4, 8, 110, 1,08,000 माइनस 27,000 दैट इज 81,000। क्लियर? 81,000 मेरे पास इसका नेट इफेक्ट आ गया। अब उसके बाद हमारा रूल क्या बोलता है? हम क्या करते हैं? हम एक गोल्डन एंट्री पास करते हैं। इस अमाउंट की गोल्डन एंट्री पास करो। स्टेप क्या होगा? सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो या गेनिंग रेशो निकालो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या होगा? ब्रिजेश का आएगा आपके पास 1/18 का सेक्रीफाइस, और चारू का क्या आएगा आपका? 2/18 का गेन, और नेक्स्ट हमारा कौन सा पार्टनर है? दिलीप है ना, उसका भी 1/18 का गेन आएगा।
इसमें से पर्टिकुलर पार्टनर का शेयर निकाल लो जैसे हमने पहले किया है, और सेम हमारी एंट्री क्या बनेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, मतलब चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ब्रजेश कैपिटल अकाउंट टू दिलीप कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अच्छा, इसमें समझने की बात क्या है, ये तो गोल्डन एंट्री तो सबको मैंने समझा रही हूँ ना बड़े टाइम से, इसलिए मैंने नेट इफेक्ट बताया आपको, ये क्लियर कर दिया कि बेटे यहाँ से गोल्डन एंट्री पास करनी है। अब हम यहाँ पे समझेंगे बैलेंस शीट को, हुआ क्या है इस सारे काम को करने के बाद, व्हाट इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट इफेक्ट। मेरे क्रेडिटर्स देखो 87,000 के थे, माइंड क्रेडिटर, एंड हेयर इन द रिवाइज्ड बैलेंस शीट same my creditors are 87,000, there is no change, reserve are the same, profit and loss are the same, capital 3,350, कैपिटल्स में चेंज है मेरा। कैसे चेंज आया है कैपिटल में वो भी मैं अभी समझा रही हूँ, एक मिनट देखते हैं हम। कैश मेरा कितना है, कैश मेरा क्या है, वी हैव कैश 30,000, here the cash is same 30,000, debtors provisions are the same, debtor and provision। उसके बाद क्या है हमारा, स्टॉक फर्नीचर प्लांट एंड बिल्डिंग, all are going to be same, stock furniture plant and building। अच्छा, there is no effect in the totaling, what we are going to do कि हमने क्यों कैपिटल में जो बैलेंसेस हैं वो चेंज किए, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारी एक कंपनसेशन की एंट्री तो बन रही है ना, टोटल ओवरऑल इफेक्ट की एंट्री तो है ना हमारी, जिस एंट्री के बिहाफ पे हमारे चारू के कैपिटल अकाउंट्स में से और ब्रजेश के कैपिटल अकाउंट में और दिलीप के कैपिटल अकाउंट में कुछ ना कुछ फर्क तो आ रहा है। अब फर्क कैसे आ रहा है, देखो मेरा पहले ब्रजेश का अकाउंट कितना था, 3 लाख, ठीक है, ब्रजेश प्रीवियस बैलेंसेस 3 लाख यहाँ पे। अब ब्रजेश को क्या हुआ, ब्रजेश को सेक्रीफाइस हो रहा है, सेक्रीफाइस हो रहा है ना, तो गेनिंग पार्टनर, सेम वही चीज समझा रही हूँ, गेनिंग पार्टनर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा, कंपनसेशन के बेसिस पे वो उसे 4,500 रुपीज पे करेगा, जो भी उसका रिस्पेक्टिव अमाउंट आया। अब 3 लाख उसके पास पहले था, कंपनसेट होने के बाद 4,500 उसे और मिला जो कि गेनिंग पार्टनर ने दिया है, तो अब इसका बैलेंस कितना आ गया, 3,04,500, ये तो मेरा बेटे ब्रजेश का बैलेंस आया है। इसी तरीके से अब आप चारू का देखो, चारू मेरा गेनिंग पार्टनर है, यहाँ पे चारू का जो मेरे पास प्रीवियस बैलेंस है वो प्रीवियस बैलेंस है मेरे पास 3 लाख का, ठीक है। चारू को क्या हुआ है, गेन हुआ है। हमारा रूल क्या बोलता है, गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करता है ना, यानी गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से डिडक्शन होती है, तो हम इसका बैलेंस कितना बच गया, 2,91,000। आप ये देखो, क्योंकि इसने कंपनसेट किया है, ब्रजेश में ऐड हुआ, ठीक है, और चारू से ने कंपनसेट किया है तो चारू में से सब्ट्रैक्ट हुआ। इसी तरीके से नेक्स्ट मेरा दिलीप है, दिलीप का मेरे पास प्रीवियस बैलेंस है 50,000 और इसको इसके सेक्रीफाइस का कंपनसेट होके 4,500 मिल गया, यानी 54,500। ये कंसेप्ट है कंपनसेशन का कि गेनिंग पार्टनर के अकाउंट से पैसा डिडक्ट होगा और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होंगे उनके अकाउंट में पैसा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा इस जो सेकंड चैप्टर है वो सारा का सारा कवर होता है, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि पार्टनर्स कौन सी आइटम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे आपका एक क्वेश्चन है 44th क्वेश्चन, अगर आप चेक करो 44th क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा है, क्रेडिटर है, बीपी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जर्नल रिजर्व है, डिस्ट्रीब्यूट होने वाली आइटम है, कैपिटल से लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स और कैश। ओवरऑल क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूट होने वाली आइटम यहाँ पे सिर्फ मेरे पास जर्नल रिजर्व है। 1 अप्रैल 2019 पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 1:2:3 फॉर द पर्पस। गुडविल आ गई मेरे पास 60,000 की, फर्म की लैंड की रीवैल्यूएशन 1 लाख आ गई, बिल्डिंग आ गया, क्रेडिटर्स। अब हमें करना क्या है, इस चीज को ध्यान से समझना आप लोग। इन्होंने ये कहा है कि तुम्हें जर्नल एंट्रीज देनी है इन सारी एडजस्टमेंट का इफेक्ट होने के लिए, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं ये यहाँ पे,
आप लोगों ने पार्टनर्स ने जर्नल रिजर्व विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जर्नल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा, इस पॉइंट पे स्टार बना लेना। सारी की सारी चीजें वो डिस्ट्रीब्यूट, बाकी कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, सिर्फ जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब कोई भी बैलेंस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा फेवरेबल बैलेंस, तो उसकी एंट्री क्या बनती है, रिस्पेक्टेबल बैलेंस यानी फेवरेबल बैलेंस जर्नल रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व टू ए टू बी टू सी, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। और बाकी ये जो आपको सी टू ए टू बी दिख रहा है, ये अभी वही ट्रीटमेंट है जो मैंने स्टेटमेंट का बनवाया है। सारे लॉसेस को लिया, सारे प्रॉफिट को लिया, माइनस किया, नेट इफेक्ट निकाला, गुडविल ऐड हो जाएगी यहाँ पे, उसके बाद एक हमने कंपनसेटिंग की एंट्री पास कर दी। कैपिटल अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंसेज आपने लिखे, अभी मैंने बैलेंसेज हमने ये सीखे ना, जो बैलेंस ब्रॉड डाउन ये थे ना हमारे बेटा यहाँ पे 50 60 70 सेम हमने ट्रांसफर कर दिए। जर्नल रिजर्व ये कैपिटल अकाउंट में दिखाना चाह रहे हैं, ट्रांसफर कर दिया। ये बाकी सी ए और बी ये हमारी क्या है, गोल्डन एंट्री की एडजस्ट हमारी ट्रांसफरिंग है, मैं सिखा चुकी हूँ। एक नेट इफेक्ट आया बैलेंस सी डी का, वो नेट इफेक्ट हमारा यहाँ पे कैपिटल्स में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में चेंज क्या था कि सारी आइटम में से एक आइटम को वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और बाकी किसी भी आइटम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। इस बेसिस पे हमने अपने सेकंड चैप्टर को कवर कर लिया है पूरा। इतने ही पॉइंट्स थे हमारी बुक में जो हम सारे के सारे कर चुके हैं। ओके बेटे।